Hello student. Today I will explain you the 11th chapter Ancient Education System of India from It So Happened textbook for grade 80 standard. This chapter is related to the एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशियंट इंडिया कि जो एंशियंट इंडिया थी उसमें एजुकेशन सिस्टम कैसा था ये इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द पॉइंट्स आर गिवन हियर नाउ. फर्स्ट, डिड यू नो दैट इंडिया हैज़ बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग सिंस एंशियंट टाइम्स. क्या आपको पता है कि इंडिया जो था वो एंशियंट टाइम में एक लर्निंग का सेंटर था, मतलब एजुकेशन का हब था. ठीक है, लोग वर्ल्ड से यहाँ पर आते थे स्टूडेंट्स और एजुकेशन लेते थे. हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट दिस, हमें ये कैसे पता चलेगा. ठीक है, देयर आर इंस्क्रिप्शंस ऑन स्टोन्स एंड कॉपर, पाम लीफ रिकॉर्ड्स एंड आवर स्क्रिप्चर्स एज एविडेंसेस ऑफ द हिस्टोरिक्स ओरिजिन्स ऑफ लर्निंग इन इंडिया. बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ पर हम एजुकेशन एंशियंट इंडिया के एजुकेशन को समझ सकते हैं. जैसे एविडेंस में हिस्टोरिकल, जैसे हम बात करें स्टोन्स पे कहीं ना कहीं कुछ लिखा जाता है, फिर कॉपर जो प्लेट्स होती थी उस पे लिखा जाता था, पाम ट्रीज जो होते थे उस पे लिखा जाता था. और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा डेवलप था. सो today we follow an education system in which learning take place through syllabus, curriculum, textbook and assessment practices. आज का हम अगर एजुकेशन सिस्टम देखें नाउ दैट इन द प्रेजेंट टाइम वी फॉलो एज अबाउट दैट द सिलेबस, करिकुलम. जैसे हमारा सिलेबस एक होता है, करिकुलम होता है, टेक्स्ट बुक्स होते हैं और असेसमेंट प्रैक्टिसेस होते हैं. और उस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने एजुकेशन को रिसीव करते हैं या एजुकेशन हम लेते हैं. हैव यू एवर थॉट व्हाट दीज वर लाइक इन द पास्ट. क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पास्ट टाइम में ऐसी चीज़ें होती थी. क्या सिलेबस होता था, टेक्स्ट बुक्स होते थे. ठीक है, इन दिस फ्यूचर स्टोरी वी विल गिव यू ग्लिम्पसेस ऑफ आवर एंशियंट एजुकेशन सिस्टम. इस स्टोरी में हम आपको वो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा था उसकी एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करेंगे. नाउ द इंट्रोडक्शन. यू मस्ट हैव heard or read that travelers from various regions having different climates and cultures began to visit parts of India from early times. Early times means that is the ancient time. Ancient time में क्या होता था कि वर्ल्ड से हमारे इंडिया में अलग अलग रीजन्स में ट्रैवलर्स आते थे. और ट्रैवलर्स आने का क्या होता था, वो डिफरेंट कल्चर से होते थे, डिफरेंट क्लाइमेट से होते थे. जैसे सपोज़ करिए कि अगर कोई यूरोपियन कंट्रीज से कोई आ रहा है ट्रैवलर, तो उसका जो क्लाइमेट होगा वो कोल्ड का होगा. इंडिया में जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ठीक है, टू देम इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ वंडर. उनके लिए जो इंडिया थी वो एक तरीके से आश्चर्य से भरी हुई जगह थी. द फेम ऑफ इंडियन कल्चर, वेल्थ, रिलीजन्स, फिलोसफीज, आर्ट्स, आर्किटेक्चर as well as its educational practices had spread far and wide. और इससे क्या हुआ कि जो ट्रैवलर्स आते थे वो जब वो इंडियाज़ को विज़िट करते थे और जब यहाँ से बाहर जाते थे तो वो इंडिया के बारे में बताते थे कि इंडिया का कल्चर कैसा है, वहाँ कितने वेल्दी लोग हैं, मतलब कितने रिच पर्सन हैं, रिलीजन यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे फ़िलॉसफी मतलब जो हमारी थिंकिंग है वो कैसी है, हम गॉड के बारे में, स्पिरिट के बारे में, इस सोसाइटी के बारे में क्या हम सोचते हैं, हमारा आर्ट कैसा है, हमारे बिल्डिंग्स के डिज़ाइंस कैसे हैं, आर्किटेक्चर कैसा है और हमारा एजुकेशनल सिस्टम कैसा है. ये सारा जो चीज़ था वो पूरे वर्ल्ड में एकदम स्प्रेड होता था बहुत दूर तक. द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशियंट टाइम वॉज रिगार्डेड एज अ सोर्स फॉर द नॉलेज. हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम था एंशियंट टाइम में वो केवल एक सोर्स होता था नॉलेज एक्वायर करने का, नॉलेज लेने का. ठीक है, ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस दैट गाइडेड एंड इनकरेज्ड ह्यूमैनिटी.
ये क्या करता था, एक ट्रेडिशंस होता था, मतलब परंपरा होगी, और प्रैक्टिस मतलब हम प्रैक्टिकल चीज़ ज़्यादा करते थे, बुकिश कम होते थे। और इससे क्या होता था कि जो ह्यूमनिटी है, एक ह्यूमन के अंदर ह्यूमनिटी होनी चाहिए, उसको डेवलप करने की थिंकिंग आती थी, ठीक है, उनको डेवलप किया जाता था। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट दैट द हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम क्या था। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट नाउ। Silent features of ancient education system. From the time of Rigveda onwards, our ancient education system evolved over the period of focus on the holistic development of the individual by taking care of both the inner and the outer self. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि that is a salient feature of ancient education system। उसमें क्या आ रहा है कि जब ऋग्वेदा टाइम था, उस समय से जो हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था वो किस चीज़ पे डिपेंड करता था, वो एक ह्यूमन के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बातें करता था, ठीक है। जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, केवल एक फील्ड में ही नॉलेज नहीं होना चाहिए, उसको पूरा उसका, चाहे वो उसका इनर सोल हो, एक थिंकिंग लेवल हो, वो सब डेवलप करने की बात हो रही थी, ठीक है। The system focused on the moral, physical, spiritual and intellectual aspects of life। ये जो एजुकेशन सिस्टम होता था वो एक तरीके से मोरलिटी, एक इंसान के अंदर कितना मोरल होना चाहिए, ठीक है, नैतिकता जिसको हम बोलते हैं, फिजिकली भी उसको फिट होना चाहिए, स्पिरिचुअल, गॉड और स्पिरिट के बारे में जो हमारी थिंकिंग होती है, जो हमारी फ़िलॉसफी है उसके बारे में, और इंटेलेक्चुअलिटी मतलब कि उसकी जो सोचने की क्षमता है वो कैसे हमें बढ़ाना चाहिए, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट होता था। इट एम्फेसाइज्ड ऑन वैल्यूज सच ए ह्यूमनिटीज़, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशंस। और इसमें ज़्यादा जोर किस पे दिया जाता था, ह्यूमनिटी के ऊपर, कि मानवता जो एक इंसान के अंदर होती है उसको डेवलप किया जाए, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई बढ़ाए उसके अंदर लाई जाए, फिर डिसिप्लिन होना चाहिए कि सोसाइटी में कैसे रहना है आपको। अगर आप राजा बनते हो, किंग बनते हो, तो आपको कैसे अपने प्रजा की देखभाल करनी है। सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, आपको सेल्फ डिपेंडेंट भी होना है, ऐसा नहीं कि आप अपने फैमिली के ऊपर ही डिपेंड होके चलते रहो। एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशंस, और जो ह्यूमंस बीइंग्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, बॉयज़ हो, चाहे गर्ल्स हो, ठीक है, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, सभी का उन्हें केयर करने की इस एजुकेशन सिस्टम में ऐसा सिखाया जाता था। स्टूडेंट्स वर टॉट टू अप्रिशिएट द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बिगेंस एंड नेचर। और जो स्टूडेंट्स होते थे उन्हें अप्रिशिएट किया जाता था, मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंस दिया जाता था या उनको बढ़ावा दिया जाता था जब वो ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर को, दोनों को क्या करते थे, वो बैलेंस करने का काम करते थे, मतलब दोनों को जब वो वैल्यू देते थे। टीचिंग एंड लर्निंग फॉलोड द टेनेंट्स ऑफ वेदास एंड उपनिषद्स, फुलफिलिंग ड्यूटीज़ टूवर्ड्स सेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटीज़। अब ये जो हम बात कर रहे हैं टीचिंग और जो लर्निंग होती थी, वो एक तरीके से हमारे वेदास और उपनिषद्स के जो प्रिंसिपल्स होते थे, टेनेंट्स मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत, ठीक है, वो क्या करते थे, वो हमको मतलब एज अ स्टूडेंट को वो सेल्फ के बारे में, फैमिली के बारे में और सोसाइटी के बारे में क्या उनकी ड्यूटीज़ होनी चाहिए, ये सिखाया जाता था। दस अब इनकम्पासिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और ये क्या होता था, लाइफ के सारे पार्ट में उसको फॉलो किया जाता था। एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड बोथ ऑन लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट। जो एजुकेशन सिस्टम होता था वो दोनों पार्ट पे देखा जाता था, एक जो स्टूडेंट है उसके फिजिकल डेवलपमेंट की भी बात होती थी और उसके लर्निंग की डेवलपमेंट की भी बात होती थी।
इन अदर वर्ड्स द एम्फेसाइज वॉज ऑन हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी बॉडी। इस अगर दूसरे शब्दों में हम बोले तो ये कहीं ना कहीं एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड रहता है, इस बात पे जोर दिया जाता था। एम्फेसाइज मतलब इम्पोर्टेंस देना, ठीक है। यू कैन सी दैट एजुकेशन इन इंडिया हैज़ अ हेरिटेज ऑफ बीइंग pragmatic, achievable and complementary to life। प्रैग्मेटिक मतलब होता है प्रैक्टिकल। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था एंशियंट टाइम में, वो एक तरीके से प्रैक्टिकल होता था और अचीवेबल मतलब कि आप किस गोल को लेके चल रहे हो, ठीक है, उस टारगेट को फिक्स करके आपका एजुकेशन होता था। एंड कम्प्लीमेंट्री टू लाइफ मतलब कि लाइफ के पूरा फुल पार्ट को वो कंसंट्रेट करता था, न कि किसी एक पार्ट को। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो था वो फुलफिलमेंट को कंप्लीट कर रहा था। मतलब कि अगर हम बात करें ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, जैसा हमने पहले ही बोला होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ये एजुकेशन सिस्टम हमारा ये हमें प्रोवाइड करता था। सोर्सेज ऑफ एजुकेशन, सोर्सेज ऑफ एजुकेशन में देखते हैं। द एंशिएंट सिस्टम एजुकेशन वाज द एजुकेशन ऑफ द वेदास, ब्राह्मण्स, उपनिषद्स एंड धर्मशास्त्र। तो जो एजुकेशन सिस्टम हमारे एंशिएंट टाइम था वो कहाँ से आता था, कहाँ से वो चीज़ें सिखाई जाती थी? तो वेदा होते थे, ब्राह्मण्स होते थे, उपनिषद्स होते थे और धर्मसूत्रास होते थे। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम्स ऑफ द आर्यभट्टा, पिनानी, कात्यायना एंड पतंजलि। आपने ज़रूर इन लोगों के नाम सुने होंगे, चाहे वो आर्यभट्ट हो, पिनानी हो, कात्यायन हो या पतंजलि हो, ठीक है। देयर राइटिंग्स एंड द मेडिकल ट्रिटीज़ या ट्रिटाइसेस ऑफ चारका एंड सुश्रुता वर ऑल्सो सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ लर्निंग। और जो ये चरक होते थे या फिर सुश्रुत होते थे, इनके जो राइटिंग या जो हम बोलते हैं कि बुक्स होती थी, उससे हम स्टूडेंट्स को सिखाया करते थे। डिस्टिंक्शन वॉज ऑल्सो ड्रॉन बिटवीन शस्त्रास एंड काव्यास। शस्त्रास क्या होते हैं? लर्निंग डिसिप्लिन्स। एंड काव्यास क्या होते थे? इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लिटरेचर। जैसे आप थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, उस चीज़ को हम बोलेंगे काव्यास। और जब आप कोई डिसिप्लिन, उसके प्रिंसिपल्स, थॉट से सिद्धांत कोई हुआ, उसको जब सीख रहे हो तो शास्त्रार्थ बोला जाएगा। तो क्या किया जाता था? उनमें डिफरेंसेस भी सिखाया जाता था कि आप कैसे प्रिंसिपल्स को लर्न कर रहे हो, कैसे उस प्रिंसिपल्स के ऊपर अपने थॉट को डेवलप कर रहे हो, ये चीज़ें। सोर्सेज ऑफ लर्निंग वर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स सच एज द इतिहास, हिस्ट्री, अनविकिस्की या अन्विष्की, लॉजिक, मीमांसा, इंटरप्रिटेशन, शिल्पाशास्त्र, आर्किटेक्चर, अर्थशास्त्र, पॉलिटी, वर्त, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड धनुर्विद्या, आर्चरी। तो ये तो हमारा बेसिक होता ही था, ठीक है, कि एजुकेशन सिस्टम में हम शास्त्रार्थ और काव्यास तो सीखते ही थे, साथ ही साथ दूसरे सब्जेक्ट्स भी, जैसे इतिहास, हिस्ट्री हो गया, अन्विष्की जैसे लॉजिकल, ये सारी चीज़ें हम सीखते थे। मीमांसा भी हो गया, उसको भी सीखते थे, इंटरप्रिटेशन कैसे करना चाहिए किसी चीज़ का, आर्किटेक्चर भी सीखते थे, पॉलिटी भी सीखते थे, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री, ये भी सिखाया जाता था, और साथ ही साथ आर्चरी भी सिखाया जाता था। फिजिकल एजुकेशन टू was an important curricular area and pupils participated in a Krida. Krida means games, recreational activities. व्यायाम, प्रखरा, एक्सरसाइज, जैसे आज आप लोग ताइक्वांडो सीखते हो, जूडो सीखते हो या जो भी है, ठीक है। धनुर्विद्या, आर्चरी, फॉर एक्वायरिंग मार्शल स्किल एंड योग साधना, ट्रेनिंग द माइंड एंड बॉडी अमंग अदर्स। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ दूसरी जो चीज़ें होती थी वो भी हमारे फिजिकल एजुकेशन का भी पार्ट होता था। और वो क्या क्या था? जैसे क्रीड़ा, गेम में पार्टिसिपेट करना, ठीक है, एक्टिविटीज़, फिर व्यायाम प्रक्षेप मतलब एक्सरसाइज करना, आर्चरी करना,
और कहीं ना कहीं मार्शल जो आर्ट होता था उसको भी सीखना। तो मार्शल आर्ट जो है वो इंडिया से ही निकला है, ठीक है, उसका ओरिजिन इंडिया में हुआ, भले वो दूसरे कंट्रीज़ में आज बहुत अच्छा है लेकिन वो ओरिजिन इंडिया में हुआ है। फिर इसके साथ माइंड और बॉडी को ट्रेंड किया जाता था, पीस मतलब कंसंट्रेशन का भी काम, कंसंट्रेशन भी यहाँ पर सिखाया जाता था। द गुरुज एंड देयर पीपल्स मीन स्टूडेंट्स वर कंसिस्टेंटली टुगेदर टू बिकम प्रोफिशिएंट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। मतलब कि जो गुरु और शिष्य होते थे वो कंसिस्टेंटली एकदम लगातार एक दूसरे के साथ रहते थे, जिससे कि वो कंटिन्यूसली चीज़ों को सीख सकें, और लर्निंग के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, डिसिप्लिन हो गया, वो सारे गुरु के अंदर ही, निगरानी में ही स्टूडेंट्स सीखा करते थे। इन ऑर्डर टू एसेस पीपल्स लर्निंग, शास्त्रार्थ लर्न डिबेट्स वर ओरिजिनेटेड। मतलब कि जब पीपल्स लर्निंग की जो हम बात कर रहे हैं तो शास्त्रार्थ भी उनको सिखाया जाता था। पीपल्स एट एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ लर्निंग गाइडेड यंगर पीपल्स, कि जो एडवांस स्टेज पे जो स्टूडेंट होते थे वो क्या करते थे, अपने जूनियर्स को वो सिखाया करते थे। देयर ऑल्सो एक्सिस्टेड द सिस्टम ऑफ पीर लर्निंग, लाइक यू हैव ग्रुप पीर वर्क। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ग्रुप एजुकेशन की बात हो रही थी, और कहीं ना कहीं ये ग्रुप एजुकेशन यहाँ पर रन कर रहा था हमारे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में। और सीनियर और जूनियर, सीनियर क्या करते थे, अपने जूनियर को टीचिंग का भी काम कराते थे, ठीक है। तो ऐसा होता था हमारे एजुकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, अ वे ऑफ लाइफ। In ancient India, both formal and informal ways of education system existed. मतलब कि एंशिएंट इंडिया में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरीके से एजुकेशन दिया जाता था। इंडिजीनियस एजुकेशन वाज इम्पार्टेड एट होम, कि इंडिजीनियस मतलब प्राइमरी एजुकेशन जो होता था, वो इम्पार्टेड मतलब कंप्लीटेड, वो घर पे किया जाता था। इन टेम्पल्स में भी दिया जाता था। पाठशाला में दिया जाता था। टोल्स, चतुष्पादीज एंड गुरुकुल्स, तो इन जगहों पे क्या किया जाता था कि जो प्राइमरी एजुकेशन था वो दिया जाता था। देयर वर पीपल इन होम, विलेज एंड टेम्पल्स हु गाइडेड यंग चिल्ड्रन इन द इम्बाइबलिंग पॉइज वेज ऑफ लाइफ। अब जो टेम्पल हो गया, विलेज हो गए, या जो होम हो गए, वहाँ पे लोग क्या करते थे कि जो छोटे बच्चे होते थे या छोटे स्टूडेंट्स होते थे, उनको अच्छी बातें, इम्बाइबल मीन्स होता है गिवन, ठीक है, देना, या उनके अंदर बोलते हैं कि डेवलप करना। तो बच्चों के अंदर अच्छी चीज़ें डेवलप की जाती थी। टेम्पल्स वर आल्सो द सेंटर ऑफ लर्निंग। टेम्पल्स जो होते थे वो भी क्या करते थे, लर्निंग के सेंटर होते थे। एंड टुक इंटरेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ आवर एंशिएंट सिस्टम। और वो कहीं ना कहीं एंशिएंट सिस्टम में नॉलेज गेन करने का जो फीलिंग होता था उसको वो बढ़ाते थे या उसको डेवलप करते थे। स्टूडेंट्स वॉज टू विहार्स एंड यूनिवर्सिटीज़ फॉर हायर नॉलेज। और स्टूडेंट्स जो होते थे वो विहार और यूनिवर्सिटीज़ जाते थे, क्यों? क्योंकि उनको हायर नॉलेज वहाँ पे लेना होता था। टीचिंग वॉज लार्जली ओरल एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर्ड एंड मेडिटेटेड अपॉन व्हाट वाज टॉट इन द क्लास। और स्टूडेंट्स जो पढ़ते थे चीज़ों को, मतलब हमारी जो टीचिंग स्टाइल होती थी वो एक तरीके से ओरल होती थी। स्टूडेंट्स क्या करते थे, वो सारी चीज़ों को उन्हें याद रखना पड़ता था। और मेडिटेट मतलब एक तरीके से हम बोले कि रिमेंबर रखते थे, वो ध्यान लगा के उसको पढ़ते थे, ठीक है, कि जो भी उन्हें क्लास में पढ़ाया जाता था वो सब कहीं ना कहीं उनके माइंड में फिक्स होता जाता था। वो ओरल के तरीके से उनके ब्रेन में वो चीज़ें फिक्स होने लगती थी। ऐसा स्टूडेंट करते थे। गुरुकुल्स ऑल्सो नोन्स एज द आश्रम। गुरुकुल को आश्रम बोला जाता था। वेयर द रेसिडेंटल प्लेसेस ऑफ लर्निंग, जहाँ जो एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर स्टूडेंट्स जो थे वो रहते भी थे। मेनी ऑफ दीज वर नेम्ड आफ्टर द सागास। जो बहुत सारे जो गुरुकुल्स होते थे वो क्या था, सागास मतलब या सैक्स मतलब होता है सेंट या साधु।
तो उनके नाम पे इसका गुरुकुल का नाम भी रखा जाता था। सिचुएटेड इन फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट जंगलों में होता था। इन सीरेन एंड पीसफुल सराउंडिंग्स हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स यूज्ड टू लर्न टुगेदर इन अ गुरुकुल्स। और ये एक बहुत ही साफ, स्वच्छ और शांत एटमॉस्फेयर होता था जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की अगर बात करें, वो एक साथ रहते थे गुरुकुल में और शिक्षा लेते थे। वुमेन टू हैड एक्सेस टू एजुकेशन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। अगर हम ऋग्वेदा की टाइम की बात करें तो उस समय वुमेन्स भी जो होती थी वो भी क्या करती थी, एजुकेशन लेती थी, वो एजुकेट होती थी। अमंग द प्रोमिनेंट वुमेन वैदिक स्कॉलर्स, उसमें से कुछ खास, प्रोमिनेंट मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, फेमस वुमेन्स जो थी, जो वैदिक स्कॉलर्स भी होती थी, वी फाइंड रेफरेंस टू मार्तरी, विशंभरा, अपाला, गार्गी, लोपमुद्रा, टू नेम अ फ्यू। तो ये नाम हम देख सकते हैं जो वुमेन एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी हमारे एंशिएंट इंडिया में। ड्यूरिंग द पीरियड द गुरुज एंड देयर शिष्यास लिव टुगेदर हेल्पिंग ईच अदर इन डे टू डे लाइफ। अब जब वो एक साथ रहते थे तो गुरु और जो शिष्य होते थे वो क्या करते थे, जीवन के रोज़ के जो भी काम होते थे सब दोनों मिलके उसको पार्टिसिपेट करते थे, मिलके काम करते थे। तो एक तरीके से गुरु के बहुत नज़दीक शिष्य आ जाता था। द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू हैव कंप्लीट लर्निंग। मेन जो इस गुरुकुल में रहने का जो तरीका था, एक साथ रहना, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि वो पूरा कंप्लीट लर्निंग करें, किसी बुक की बस सब्जेक्ट की लर्निंग ना करें, मतलब वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करें, ये भी था। लीडिंग अ डिसिप्लिन लाइफ, उनके लाइफ में डिसिप्लिन बना रहे। एंड रियलाइजिंग वंस इनर पोटेंशियल, और वो अपने अंदर की इनर पोटेंशियल मतलब होता है आंतरिक शक्ति, इनर पावर, उसको भी वो पहचाने। ये कब होता था, जब वो एक दूसरे के साथ रहते थे। स्टूडेंट्स लीव अवे फ्रॉम देयर होम फॉर ईयर्स टुगेदर टिल दे अचीव्ड देयर गोल्स। स्टूडेंट्स क्या होते थे, बहुत सालों तक घर से दूर रहते थे, गुरुकुल में रहते थे और अपने गोल्स को वो वहाँ पर अचीव करते थे या एजुकेशन कंप्लीट करते थे। द गुरुकुल वॉज ऑल्सो द प्लेस वर द रिलेशनशिप ऑफ द गुरु एंड द शिष्य स्ट्रेंथ विथ टाइम। और गुरुकुल एक ऐसा जगह होता था जहाँ पे गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध होता था वो और ज़्यादा मजबूत होता था according to time. While pursuing their education in different disciplines like history, art of debate, law, medicine, etc., the emphasis was not only on the outer dimension of the discipline but also on enriching inner dimensions of the personality. अब ये जो एजुकेशन वो ले रहे थे इसमें वो हिस्ट्री, आर्ट ऑफ डिबेट, लॉ, मेडिसिन, ये सब तो वो सीख ही रहे थे, लेकिन दूसरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी वहाँ पर होती थी। गुरु उनको वो भी सिखाते थे। और ये कब आता था, जब गुरु के साथ वो गुरुकुल में रहा करते थे। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द पार्ट फर्स्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।